नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं भारत के बढ़ते सोने के खजाने को लेकर। हमारे पास जो विश्लेषण है वो सिर्फ आंकड़े नहीं देखता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि भाई ये सोना भारत की आर्थिक ताकत और दुनिया में उसकी जगह के लिए कितना मायने रखता है। और शुरुआत एक चौंकाने वाले फैक्ट से करते हैं। भारत का सोने का भंडार पता है कितना? 90 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। जी हाँ, 90 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों की कुल जीडीपी मिला लें उससे भी ज्यादा। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, कुछ कहानी कह रही है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इन स्रोतों को देखकर ये समझना चाहते हैं कि आखिर भारत इतना सोना जमा क्यों कर रहा है, इसका हमारी इकोनॉमी पर, रुपये पर और दुनिया में भारत की स्टैंडिंग पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इसी सोने की कहानी को थोड़ा और खंगालते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नंबर देख लेते हैं। भारत का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, वो करीब 650 अरब डॉलर का है। हाँ, लगभग उतना। और उसमें जैसा हमने कहा सोना कितना है? करीब 90 अरब डॉलर का। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि भारत कैसे अपनी जमा पूंजी को ज्यादा सेफ और डाइवर्सिफाई कर रहा है। सेफ और डाइवर्सिफाई। हाँ, सिर्फ डॉलर या दूसरी करेंसी पर डिपेंड रहने के बजाय सोना एक ठोस बेस देता है। 90 अरब डॉलर का सोना रखना ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि देश अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कितनी सीरियसली ले रहा है। ये सिर्फ तिजोरी भरना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। अच्छा, तो अगर दुनिया के बड़े देशों से तुलना करें तो हम कहाँ हैं इस रेस में? अमेरिका तो सबसे आगे है, सुना है। हाँ, अमेरिका के पास तो सबसे ज्यादा है, करीब 8,100 टन। फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे यूरोपियन देश हैं। और हाँ, चीन भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन कितना? चीन का आंकड़ा अब 2200 टन से भी ज्यादा हो गया है और वो लगातार खरीद भी रहे हैं। भारत भी लगभग 85 टन के साथ टॉप 10 में है। टॉप 10 में। यह जो एक पैटर्न दिख रहा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमीज का सोने से पुराना नाता रहा है। उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कहीं ना कहीं सोने पे टिका था, ऐतिहासिक रूप से। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह। बिल्कुल। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि भारत और चीन जैसी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो पहले ज्यादातर डॉलर पर निर्भर थीं, वो अब सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली सोना बढ़ा रही हैं। अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल है। हाँ, ये एक रणनीतिक कदम लगता है कि भाई डॉलर पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम की जाए। ये शायद ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बैलेंस में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। पूरब की अर्थव्यवस्थाएं अपनी फाइनेंशियल आजादी बढ़ा रही हैं। और भारत का सोने से कनेक्शन तो बहुत पुराना है ना? वो सोने की चिड़िया वाली बात जो हम सुनते आए। अरे बिल्कुल, वो तो हमारी संस्कृति में रचा बसा है। यहाँ सोना सिर्फ सरकार की तिजोरी में नहीं, ये तो घरों में है, त्योहारों में है, शादियों में है। एक इमोशनल कनेक्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक कल्चरल कनेक्शन बहुत गहरा है। भारत आज भी, आपको पता है, दुनिया में सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सबसे बड़ा? हाँ, सबसे ज्यादा सोना यहीं खरीदा और इस्तेमाल होता है। हजारों टन सोना हर साल गहनों के रूप में या छोटे मोटे निवेश के रूप में घरों में पहुंचता है। ये जो पीढ़ियों से लगाव है ना, ये सोने के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन बनाता है। और अब यही कल्चरल बात नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रही है। अच्छा, मतलब सरकार भी इस कल्चरल वैल्यू को समझ रही है? हाँ, सरकार समझ रही है कि सोना सिर्फ इमोशनल चीज नहीं है, ये देश की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा का एक जरूरी टूल भी बन सकता है। तो ये परंपरा और रणनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो ये जो रणनीति की बात आप कर रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है? स्रोत कह रहे हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम करना एक मुख्य वजह है। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? हाँ, ये आजकल सेंट्रल बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। देखिए, पिछले कुछ सालों में, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, ये काफी साफ हो गया कि अमेरिकी डॉलर को सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, वो सैंक्शंस वगैरह लगाकर। बिल्कुल, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर किसी देश को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से काटा जा सकता है। इस चीज ने भारत और कई दूसरे देशों को सोचने पर मजबूर किया कि भाई, क्या किसी एक देश की करेंसी पर इतना ज्यादा डिपेंड रहना ठीक है? बात तो सही है। यहीं पर सोने की इम्पोर्टेंस सामने आती है। सोना किसी एक देश का नहीं है, और ये ग्लोबल अनिश्चितता, इकोनॉमिक स्लोडाउन या जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, महंगाई,
तब भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है। स्टोर ऑफ वैल्यू जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्थशास्त्री इसे स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। मतलब मुश्किल वक्त में ये आपकी जमा पूंजी को बचाता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का लगभग हर देश किसी भी सिचुएशन में सोने में डील करने को तैयार रहता है। ये एक तरह की यूनिवर्सल करेंसी है जिसकी चमक कह सकते हैं कभी फीकी नहीं पड़ती। ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन अपने घर में मतलब हमारी इकोनॉमी पर और खासकर रुपए पर इसका कोई सीधा असर पड़ता है? क्या सोना रखने से रुपया मजबूत होता है? देखिए, सीधा सीधा शायद ना कहें, लेकिन इनडायरेक्टली ये रुपए को सपोर्ट जरूर करता है। कैसे? ऐसे समझे, जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बहुत स्ट्रांग होता है तो भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी की करेंसी जैसे रुपया, उस पर प्रेशर आता है, वो कमजोर होने लगता है। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करता है, वो मार्केट में अपने डॉलर रिजर्व से डॉलर बेचता है ताकि रुपए को थोड़ा संभाला जा सके। हाँ, इंटरवीन करता है। जी, लेकिन ये आरबीआई तभी कर सकता है जब उसके पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व हो। अब इस रिजर्व में अगर सोने का हिस्सा बड़ा और मजबूत हो तो ये पूरी इकोनॉमी को एक अब अंदरूनी ताकत देता है, एक स्टेबिलिटी देता है। अच्छा। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई देश की आर्थिक बुनियाद ठीक है, मुश्किल हालात से निपटने के लिए इसके पास ठोस एसेट है। ये भरोसा लंबे समय में रुपए को ज्यादा स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। हालांकि ये कहना कि सिर्फ सोना ही रुपए को स्ट्रॉन्ग कर देगा वो शायद ठीक नहीं होगा, पर हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग फैक्टर जरूर है। आपने इन्वेस्टर्स के भरोसे की बात की, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जियोपॉलिटिक्स मतलब दुनिया के देशों के आपसी रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है? ज्यादा सोना मतलब दुनिया में ज्यादा वजन? बिल्कुल पड़ता है। जब आपके पास एक बड़ा गोल्ड रिजर्व होता है तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा आज़ादी देता है। आपको फैसले लेने के लिए किसी एक देश या करेंसी के प्रेशर में आने की जरूरत कम महसूस होती है। आप अपनी शर्तों पर बात करने की बेहतर पोजीशन में होते हैं। एक तरह की आजादी। हाँ, और जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये उस ग्लोबल ट्रेंड से भी मैच करता है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे चीन और रूस, वो भी सोना खरीदकर डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। हाँ, वो तो है। और इससे भी आगे बढ़कर ब्रिक्स देशों में मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और अब नए सदस्य भी हैं, उनके बीच एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम या शायद भविष्य में गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाने तक की बातें हो रही हैं। अच्छा, सोने पर आधारित करेंसी? हाँ, इस तरह की चर्चाएं हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत का ये बड़ा सोने का भंडार उसे इस नई पॉसिबल ग्लोबल फाइनेंशियल व्यवस्था में कितनी अहम भूमिका दिला सकता है। ये सिर्फ सोना जमा करना नहीं है, ये फ्यूचर के ग्लोबल स्टेज पर अपनी सीट पक्की करने जैसा है। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में कब से आ रहा है, भारत इतना सोना लाता कहाँ से है? हमारे यहाँ तो सोने की खदानें मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है शायद। स्रोत भी यही कहते हैं कि हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी और थोड़ी कह सकते हैं चिंता की बात भी है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग सारा सोना बाहर से मंगाता है, इंपोर्ट करता है। सारा? लगभग सारा। हर साल अरबों डॉलर इस पर खर्च होते हैं। और जब हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को बढ़ाता है। व्यापार घाटा मतलब? और अपना सामान बाहर बेचकर कम पैसा कमा रहे हैं, निर्यात। सोने का इंपोर्ट इस घाटे का एक बड़ा हिस्सा है। तो फिर अपना उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाते? जहां तक घरेलू उत्पादन का सवाल है, भारत में सोने के कुछ रिजर्व जरूर है। जैसे कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स थीं, हालांकि अब वहां प्रोडक्शन कम है। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसी जगहों पर भी संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी घरेलू खदानें हमारी इतनी बड़ी जरूरत का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? इसलिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के जरिए डोमेस्टिक माइनिंग को बढ़ावा देना, और दूसरा, जो सोना पहले से देश में है, लोगों के पास गहनों या सिक्कों के रूप में, उसकी रिसाइकलिंग को बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना। हाँ, रिसाइकलिंग, ये तो हो सकता है। अगर हम इन दोनों चीजों पर काम करें तो शायद सोने के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कुछ कम हो सकती है। हाँ, आगे क्या मौके वाला है? क्या आरबीआई ऐसे ही चुपचाप सोना खरीदता रहेगा? आगे क्या उम्मीद करें? देखिए, सेंट्रल बैंक्स अपनी खरीदारी की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर करते हैं। वो एकदम से बहुत ज्यादा सोना नहीं खरीदते, क्योंकि उससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं, जो उन्हीं के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, खुद के लिए महंगा हो जाएगा। बिल्कुल।
तो उम्मीद यही है कि भारत धीरे धीरे मार्केट को देखते हुए और स्ट्रैटेजिकली सोना जमा करना जारी रखेगा। और दूसरे देश? हाँ, जैसा हमने कहा, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। तुर्की, पोलैंड, सिंगापुर जैसे कई देशों के सेंट्रल बैंक भी हाल के सालों में बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। और भविष्य में टेक्नोलॉजी का कोई रोल, डिजिटल गोल्ड वगैरह? हाँ, भविष्य की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी एक रोल प्ले कर सकती है। डिजिटल गोल्ड या शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित गोल्ड टोकन, ये हो सकता है कि भविष्य में सेंट्रल बैंकों को अपने गोल्ड रिजर्व को मैनेज करने या उसका इस्तेमाल करने के नए तरीके दें। अच्छा। और आम निवेशकों के लिए, उनके लिए तो सोना हमेशा की तरह महंगाई से बचाव का मतलब हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने वाला एक भरोसेमंद ऑप्शन बना रहेगा। सुनने में तो ये रणनीति काफी सॉलिड लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां या रिस्क भी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सोने पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं? रिस्क तो देखिए हर स्ट्रैटेजी में होते हैं। पहली चुनौती तो यही है कि अगर भारत जैसे बड़े देश लगातार सोना खरीदते रहें तो ये इंटरनेशनल डिमांड को बढ़ाएगा और सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। हाँ, तो आगे खरीदना महंगा होगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है इतने बड़े गोल्ड रिजर्व की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। सोचिए 850 टन सोना, इसे फिजिकली सेफ रखना, इसकी प्योरिटी की गारंटी देना, इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वॉल्ट्स में रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम है। हाँ, आसान नहीं होगा। इसके लिए हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम और एक्सपर्टीज चाहिए। तीसरी बात जो आपने कही वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो पैसा सोना खरीदने में लग रहा है वो पैसा कहीं और भी तो इन्वेस्ट हो सकता था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में या किसी ऐसे सेक्टर में जहां शायद रिटर्न ज्यादा तेजी से मिले। तो ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। ये भी सोचने वाली बात है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं। सोना बेशक सेफ है, लेकिन फाइनेंशियल समझदारी इसी में है कि अपनी संपत्ति को अलग अलग चीजों में बांटकर रखा जाए, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल, यानी सोने के साथ साथ फॉरेन करेंसी रिजर्व, अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स और शायद कुछ दूसरी संपत्तियों में भी इन्वेस्टमेंट बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी एक चीज में उतार चढ़ाव आने पर पूरा पोर्टफोलियो हिल ना जाए। तो कुल मिला के आज हमने भारत के बढ़ते सोने के भंडार की कई परतें खोली। ये साफ है कि ये सिर्फ तिजोरी में रखा पीला मेटल नहीं है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, उसकी रणनीतिक सोच और ग्लोबल स्टेज पर उसकी बदलती भूमिका का एक पावरफुल सिंबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डॉलर की दुनिया में अपनी एक अलग राह बनाने की कोशिश है। ये रुपये को एक अंदरूनी मजबूती देने का प्रयास है और ये दुनिया को ये बताने का तरीका भी है कि भारत अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने को तैयार है। ये एक तरह से भारत की वो जो पुरानी पहचान है सोने की चिड़िया, उसे नए जमाने के हिसाब से एक नई ताकत के साथ फिर से जिंदा करने जैसा है, जहां सोना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और ग्लोबल सम्मान का प्रतीक बन रहा है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बातें हो रही हैं, जहां ब्लॉकचेन, नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रोज सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या सोने का ये हजारों साल पुराना दबदबा, ये रुतबा वैसा ही रहेगा, या फिर भविष्य में देशों को अपनी वेल्थ को सेफ रखने और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए सोने से हटकर कुछ बिल्कुल नए रास्ते खोजने होंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारत अपनी सोने की विरासत और भविष्य की इन डिजिटल संभावनाओं के बीच कैसे बैलेंस बनाता है।